हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी नेट का जो हमारा दूसरा पेपर है उसमें हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, एक और सब्जेक्ट को हम डीएलडी के पैरेलल में लेकर चलें और अल्टरनेट डेज पर हम वीडियोस लाते रहें। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा सी प्रोग्रामिंग। और हम क्या करेंगे, अगर आज हम सी प्रोग्रामिंग का कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डीएलडी पे होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से सी प्रोग्रामिंग। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक कैसी लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब है आप इसको मॉड्यूल वाइज, फंक्शन वाइज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई एक फंक्शन है हमारा, ऐसे एक मेन फंक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर है कि ये वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप किसी और फंक्शन से नहीं स्टार्ट कर सकते। हम यूजर डिफाइन फंक्शन भी हमारे पास यहाँ पर होंगे, ऐसा नहीं है कि आप वहां से स्टार्ट करेंगे। इसका एक स्ट्रक्चर है कि आपको हेडर फाइल ऐड करनी होगी, देन आपको जो है अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना होगा, मेन फंक्शन से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मॉड्यूल वाइज वो एग्जीक्यूशन आपका एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आपका जो भी रिटर्न होगा वो आके फंक्शन आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है इसमें सी प्रोग्रामिंग है, उसी तरीके से अपने कोड को रन करेगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज अगर मैं कह रहा हूं, इसका ये मतलब है कि इसका जो आप कोड है, जो आप एक मशीन में कोड लिखेंगे वो आप किसी और मशीन में भी चला सकते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब है जो भी आपका कोड होगा वो मशीन इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बस आपको रन कराने के लिए इस कोड को, सी प्रोग्रामिंग वाला जो आप लिखेंगे सी का कोड, उसको रन कराने के लिए आपके पास सी का कंपाइलर होना चाहिए, बस दैट्स इनफ। तो यहाँ पे मशीन की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बहुत फास्ट है। अगर आप अदर लैंग्वेजेस में देखेंगे तो सी सबसे ज्यादा फास्ट है, देन आपकी जावा फास्ट है, और फिर पाइथन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एक तरीके से सबसे फास्ट लैंग्वेज है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है पॉइंटर। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, पॉइंटर। सी लैंग्वेज में आपका पॉइंटर का केस है। ठीक है, पॉइंटर का केस है मतलब यहाँ पे आपको कोई भी आप अगर मेमोरी बनाते हैं तो उसमें कुछ उस मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस अगर हम बोल रहे हैं तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस एड्रेस की अगर हमें जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है तो हम उसमें ये आपका ये सिंबल, एस्ट्रिक का सिंबल बनाते हैं और उससे हम यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो सी लैंग्वेज में आपके पास पॉइंटर का कंसेप्ट भी आएगा। इसको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे हम सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना पांचवा पॉइंट। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है रिकर्जन का पॉइंट। ठीक है, रिकर्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट रिकर्शन का यही मतलब है। और रिकर्शन में क्या होता है कि आपको जो सी लैंग्वेज है वो आपको एक तरीके से ये लिबर्टी प्रोवाइड कराती है कि आप अपने कोड को बार बार यूज कर सके। तो रीयूजिबिलिटी का आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आप क्या है कि कोई भी आपने फंक्शन लिख दिया, मान लीजिए आपने कोई ऐड का फंक्शन लिख दिया और आप उस फंक्शन को 50 टाइम्स यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बस 50 टाइम्स का एक आप लूप बनाइए और उस फंक्शन को 50 टाइम्स आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो अगर आपने बस, आपको क्या है एक बार जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देनी होगी और यहाँ पे आप क्या करिए, उसको डिक्लेयर करके आप फंक्शन की कॉलिंग कर लीजिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग आपको रिकर्शन का भी कंसेप्ट प्रोवाइड कराता है, रीयूजिबिलिटी का कंसेप्ट प्रोवाइड कराता है। ये आपके बहुत टाइम को भी बचाएगा और आपका जो है जितना भी कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको भी आपको बचाएगा। आपको 50 बार एक ही फंक्शन को नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक बार लिखा 50 बार कॉल किया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में इसका भी कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ। हम सिक्स पॉइंट रखते हैं कि ये एक तरीके से रिच इन लाइब्रेरी। ठीक है,
जब मैं कह रहा हूं रिच इन लाइब्रेरी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है सी लैंग्वेज आपको मल्टीपल न्यूमरस लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है। उससे क्या है कि आपको छोटी छोटी चीजों का कोड नहीं लिखना पड़ता, बस आप लाइब्रेरी को ऐड करते हैं हैश इंक्लूड करके और आपका काम हो जाता है। जैसे अभी आप जब कोड कर रहे होंगे तो आपके पास एक कीवर्ड आएगा printf, ठीक है? तो आपको क्या है कि printf का कोड नहीं लिखना है, printf का कोड ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड stdio, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। आप इसको क्या है अपने कोड में ऐड करेंगे और बस सीधे इस फंक्शन को आप यहाँ पे printf करके जो भी आपको प्रिंट कराना है उसको लिखेंगे, ठीक है? तो printf का जो भी ये फंक्शन है, बेसिकली आप कह सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन, ये आपका कहाँ पे डिफाइन है? ये डिफाइन है आपका stdio.h पे, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है। तो रिच इन लाइब्रेरी, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बहुत सी ऐसी लिबर्टी है, बहुत से ऐसे फंक्शन है जिनका आपको कोड नहीं लिखना है, उन फंक्शन का कोड नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी लाइब्रेरी पे लिखे हुए हैं, बस आपको क्या है कि उस लाइब्रेरी को अपने कोड में ऐड करना होगा, ठीक है? तो आपके पास देखिए कितने पॉइंट हो गए सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपके पास लगभग 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल, दूसरा है पोर्टेबल, देन फास्ट स्पीड में, देन अगला है हमारा पॉइंटर, उसके बाद है रिकर्जन, रीयूजेबिलिटी हम कह सकते हैं, और हमने लास्ट लिखा है रिच इन लाइब्रेरी, ठीक है? तो ये हमारे कुछ थ्योरी है, इसको हमें पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ चीजों को और आप जान लीजिए, जैसे कि अगर हम कोई भी सी का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस कोड में आपका मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सी कोड में आपका मेन फंक्शन नहीं है तो वो आपका जो कोड है वो रन ही नहीं करेगा, ठीक? दूसरा पॉइंट, कोई भी जो सी प्रोग्राम होता है आपका, जो भी सी प्रोग्राम है, वो अपना जो एग्जीक्यूशन है, कोड एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये कहां से स्टार्ट करता है? हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, ठीक है? मेन फंक्शन से ही आपका कोई भी सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। चलिए अगला आते हैं। अगला नंबर है हमारा सी प्रोग्राम में आपकी जो भी लाइन होगी, ठीक है, मेन फंक्शन के बाद जो भी आपकी लाइन होगी, वो लाइन एंड किससे होगी? आपकी सेमीकोलन से वो लाइन एंड होगी, ठीक है? जो भी आपकी लाइन होगी, लाइन एंड विद सेमीकोलन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो आपका जो कोड है वो कंपाइल नहीं होगा और एरर देगा, ठीक है? सेमीकोलन मिसिंग करके आपके पास एरर आ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका जो है वो ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आप कुछ लाइन लिखें कमेंट के तौर पे, जो कि प्रोग्राम में रहे तो, लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो, उसके लिए आप क्या है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी चीज, आप हाय, हेलो, कोई भी चीज आप इसके बीच में लिखेंगे तो ये क्या है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस चीज को आप याद रखें, ठीक है? और हाँ, आप अगर सिंगल लाइन कमेंट कर रहे हैं तो आप सीधे इसको भी यूज कर सकते हैं, बस लाइन के स्टार्ट में आप ऐसे ऐसे स्लैश लगा दें, ठीक है? ऐसे किया, हाय हेलो लिखा, ठीक है? तो अब ये जो है आपका कोड में रहेगा तो, लेकिन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा, ये कमेंट माना जाएगा, ठीक है? ये आपका कमेंट लाइन है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइब्रेरी है सी प्रोग्राम में वो है stdio.h, ठीक है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? तो आपका जो भी प्रिंटफ है, स्कैनफ है, वो इसी के अंदर डिफाइंड है, ठीक है? तो आपको जब भी आप कोई कोड लिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, तो जब भी आप कोई सी का कोड लिखेंगे तो आप इस लाइन को लिख रहे होंगे, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है? ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर, ठीक है? ये इंक्लूड, ये आपका जो है कह रहा है आपके कंपाइलर को इस हेडर फाइल को आप ऐड करिए। ये हेडर फाइल क्या है? जो अभी मैंने बताया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब। प्री प्रोसेसर इंक्लूड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि कह रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल को, हेडर फाइल को ऐड किया जाए। और ये काम कौन करेगा? ये काम आपका किया जाएगा सी कंपाइलर के द्वारा, ठीक है? याद रखिए इस चीज को।
चलिए, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हम ये जानते हैं कि सी में टोकन क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम 6th पॉइंट कंसीडर करते हैं और जानते हैं सी में हमारे टोकन क्या होते हैं, ठीक है। 6th, सी टोकन। तो देखिए, सी टोकन बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आपका सी के कोड में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, वही आपका सी में टोकन कहलाएगा, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, इसका मतलब आपका कोई भी कीवर्ड हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, या आपका कोई भी कांस्टेंट है तो उसको भी हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट पे काउंट करेंगे। ऑपरेटर को भी हम इसी यही मानते हैं, ये टोकन में काउंट होगा, ठीक है। और हमारे जो सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स हैं, वो भी हमारे स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, वो भी हमारे सी में टोकन काउंट होंगे। तो ठीक है, अभी हम ये जानते हैं कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल बेसिकली हैं क्या। तो आइए देखते हैं कीवर्ड क्या होता है। सी लैंग्वेज में जो हमारा कीवर्ड होता है वो बेसिकली देखिए आइए क्या होता है। जैसे भी हम टोटल यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें तो वो 32 है, ठीक है, यहाँ पे 32 कीवर्ड है हमारे सी लैंग्वेज में, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने बोल दिया वाइल, फॉर, डू वाइल में जो आपका डू है, ठीक है, ब्रेक जो स्टेटमेंट है, कॉन्टिन्यू, ठीक है, और हम कह सकते हैं आपका ये जो आपके डेटा टाइप भी कीवर्ड में ही काउंट होते हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, समझ रहे हैं आप, डबल, ठीक है, ये सारे जो है आपके कीवर्ड कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं कीवर्ड, ठीक। चलिए, अब अगला हम देखते हैं हमारा आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर देखिए क्या होता है, आइडेंटिफायर, ये बेसिकली क्या होते हैं आपके, कुछ नहीं, ये यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। ये जो आपने देखे ये आपके प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड, और ये हमारे यूजर डिफाइंड कीवर्ड। जब यूजर डिफाइंड कीवर्ड कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो चीज, जो भी वेरिएबल हो गया, जो भी कीवर्ड हो गया, जो यूजर डिफाइंड करे। जैसे कोड में अगर मैंने लिख दिया इंटीजर एक्स, तो एक्स एक इंटीजर है जो कि यूजर ने डिफाइन किया है, तो ये भी आपका टोकन काउंट होगा, ठीक है। ये अलग टोकन है, ये अलग टोकन है। ये टोकन कैसा टोकन है, आइडेंटिफायर है। कैसा आइडेंटिफायर है, ये यूजर ने डिफाइन किया है, ठीक। तो इंटीजर टाइप का आपने एक्स लिख लिया। अब आगे आप एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 या कोई भी इंटीजर वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। इसका और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप ये जाने कि जैसे कैरेक्टर आप ले लीजिए, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, आप कैरेक्टर ले लीजिए, या कोई भी कैरेक्टर में आप कह सकते हैं ए, ठीक है, या आप फ्लोट की कोई भी वैल्यू को उठा सकते हैं 2.34, ठीक है। तो ये सारा जो है, जैसे कैरेक्टर में आप ऐसे थोड़ी कि बस ए लिख देंगे, नहीं, इसको आपको कुछ डिफाइन करना होगा ना। तो मैंने लिख दिया कैरेक्टर ए बराबर, फ्लोट में मैंने लिख दिया फ्लोट बी बराबर, तो ये आपका यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और ये आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो इसको तो हम कीवर्ड बोलते हैं, और ये हम देख भी चुके हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, सीधे अगर आप कहीं लिखा हुआ 100, 20, 30, 34, ये सारा आपका कांस्टेंट है। 3.34 सारा आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट द कोड, ठीक है। आपका ये जो वैल्यू है, जो यूजर डिफाइंड है, या हो सकता है आगे चलकर कोड में आप इसको री इनिशियलाइज कर दें, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है 100, तो 100 अपने आप में कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। इसको भी हम प्रोग्राम में एक सी टोकन की तरह समझेंगे, ठीक है। और आपके जो क्या होता है कि कभी कभी आप कैरेक्टर कांस्टेंट से भी आप डील कर सकते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, ये सब आपके कैरेक्टर कांस्टेंट काउंट होते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं हम, अगला हमारा है ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर कैसे, जैसे प्लस, माइनस, ठीक है, इनटू, डिवाइड, ये सारे आपके ऑपरेटर हैं, ठीक है। और आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, या ये हो गया आपका, ठीक है, एंड, ये नॉट है, और, ठीक है। तो सारे आपके ऑपरेटर हैं। मैं आपको अभी लिस्ट बनाकर भी दे दूंगा कि जो भी हमारे सी टोकन है उनकी लिस्ट बना दूंगा मैं आपको कि क्या क्या टाइप है, जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर,
स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बस आपको रफ एक आइडिया दे रहा हूं, उसको आप आराम से समझें। चलिए अगला हम देखें, अगला हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल होते क्या हैं। स्पेशल सिंबल, ठीक है, स्पेशल सिंबल आपका क्या है, जैसे अंडरस्कोर, कॉमा, सेमीकोलन को मैं कह सकता हूं, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे आपके स्पेशल सिंबल है। ठीक है, अगर ऑपरेटर की मैं बात करूं जो कि जस्ट अभी हमने देखा, उसकी बात करूं, प्लस, माइनस, परसेंटेज, ठीक है, एंड, और, नॉट, ये आपके ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप टोकन में शामिल करेंगे, सी के टोकन में आप इन सभी को शामिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या सी के टोकन में शामिल है, देखिए, कीवर्ड, ठीक है, यूजर डिफाइंड कीवर्ड, इसी को हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, अगला लीजिए, कांस्टेंट, देन ऑपरेटर, एंड लास्ट स्पेशल सिंबल। ये सब आपका सी में टोकन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं डेटा टाइप। ओके, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में बेसिकली जो डेटा टाइप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप, अगला होता है आपका डेराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, इसी को मैं कह सकता हूं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक, अब आइए हम देखें प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है। प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है आपका, जैसे इंटीजर जो भी होगा, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। ठीक है, ये आपके प्राइमरी डेटा टाइप है। अब भाई डेराइव डेटा टाइप क्या है, डेराइव डेटा टाइप क्या है आपका, स्ट्रक्चर, एरे, ठीक है, यूनियन में कह सकता हूं, और स्ट्रिंग, ये सब आपका डेराइव्ड डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जब हम कवर कर रहे होंगे तो इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये क्या नई बला आ गई, तो बिल्कुल परेशान होगी नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए इंटीजर में भी क्या होता है, इसमें भी आपके मिल जाएंगे आपको साइंड, अनसाइंड, ठीक है, या शॉर्ट इंटीजर भी आपको मिल जाएगा, इसी तरीके से लॉन्ग इंटीजर मिल जाएगा। तो इसमें भी आपके पास कई टाइप है। ठीक, और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि इंटीजर का साइज कितना होता है, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा कि अगर आपसे इंटीजर का साइज पूछ रहा है तो आप सीधे 4 बाइट आंख बंद करके लगा दिए, बिल्कुल गलत आंसर है ये। जो भी आपका डेटा टाइप का जो साइज होता है, डेटा टाइप मींस इंटीजर, फ्लोट, ये आपका कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, आप नहीं बता सकते कि आपका जो इंटीजर है वो कितना साइज ले रहा है। ठीक, आप कोड में हाँ साइज ऑफ ऑपरेटर का आप यूज करिए और उससे आप अपने जो भी आपका डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या साइज है। ठीक, लेकिन ये जो साइज होता है डेटा टाइप का वो आपका कंपाइलर पे डिपेंड करता है, और कंपाइलर बताता है कि इसका साइज कितना है। ओके, तो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि इसमें आपका दो तरीके के ऑपरेटर मिलेंगे आपको, यूनरी और बाइनरी। ठीक है, टर्सरी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेन फोकस हम यूनरी और बाइनरी पे करते हैं। ठीक है, अब यूनरी क्या होता है कि जिसमें बस हमें एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, वो यूनरी है। ठीक, एक ऑपरेंड, वो यूनरी है। बाइनरी में आपके पास जिसमें 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़े, ऑपरेंड, ठीक है, वो आपका बाइनरी है। जैसे कि अगर आपके पास ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, तो बस आप a प्लस प्लस, a माइनस माइनस, देखिए आपके पास एक ही ऑपरेंड है और ये एक आपका ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपको ये कैसा ऑपरेटर बोलेंगे, आप इसको यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस, माइनस माइनस। अगर आप बाइनरी की बात करें, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लस कैसे आप करेंगे, अगर आप सिर्फ a प्लस लिख दें तो आपका एरर आएगा। ठीक है, इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसके लिए आपको क्या है, अगर आप a को किसी में जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएबल आपके पास दूसरा होना चाहिए, a प्लस बी, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ अभी मैं कुछ जोड़ रहा हूं, कुछ सम कर रहा हूं। सिमिलरली आप कह सकते हैं माइनस, मल्टीप्लाई। मॉड्यूलर में भी आपके पास किसी से आप भाग देंगे तभी ना कुछ मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा हवे में। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसकी लिस्ट को जो है हम और प्रिसाइज कर सकते हैं, आइए देखें वो क्या है।
ओके, तो अगर ऑपरेटर में हम और इन डेप्थ में जाकर देखें तो हमें कुछ इस तरीके से समझ में आएगा कि क्या ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ठीक, ये आपके जो भी गणित से संबंधित है, मैथ से संबंधित है, उनके लिए है, ठीक है। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, ये यूनिरी है, लेकिन ये आपके क्या है, बाइनरी है। तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अगला ऑपरेटर हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए वो क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, अब जैसे आप क्या करते हैं, आप क्या करिए, इंटीजर a इक्वल टू 5, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि आपने 5 जो है a में इनिशियलाइज किया, इसलिए आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। आपने 5 की वैल्यू को a में असाइन किया, तो इक्वल टू आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू, ठीक है, और ऐसे ही बहुत से और है। अब प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया अगर a प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। जब भी हम ऐसा करें a प्लस इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू a प्लस 5। अगर हमने लिखा a माइनस इक्वल टू 5, इसका मतलब है a इक्वल टू a माइनस 5, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप गुणा वाला देखिए, a इंटू इक्वल टू 5, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है a इक्वल टू a इंटू 5 के, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए वो क्या है कि दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन बताता है। जैसे a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल टू का साइन क्या होता है, देखिए लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारा आपका क्या है, रिलेशन ही तो बता रहा है कहीं ना कहीं से दो ऑपरेंड के बीच। इसी तरीके से a और b बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए आपके पास ये है। हाँ, आप इस चीज को याद रखिए, ये a इक्वल टू b बताता है, a और b आपस में बराबर है कि नहीं। ये मत कर दीजिएगा कि आपने ऐसा कर दिया, ये क्या है, ये जस्ट अभी आपने देखा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ये वैल्यू असाइन करने के लिए है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर ये है, ये नॉट इक्वल टू है, तो ये सारा आपका रिलेशनल ऑपरेटर में ही आता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर आपका एंड, और ये आपका नॉट, ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर है। और एक्सॉर को भी आपका बिट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। ये एक्सॉर है, पावर नहीं है, इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। जब भी आप इसको बिट वाइज में यूज करेंगे तो ये एक्सॉर कहलाएगा, ठीक है। अभी हम इसका भी यूज देखेंगे कि कैसे हम बिट वाइज ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो आप इसकी चिंता मत करिएगा, सारे ऑपरेटर का हम कोड भी देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, लेकिन इसका हम सभी का कोड भी देखेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान न हो, बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारे ऑपरेटर है, ठीक है। एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, ये एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। अगर हम स्पेशल ऑपरेटर की बात करें, कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, तो आप जैसे स्पेशल ऑपरेटर में बोल रहा हूं, तो साइज ऑफ को आप स्पेशल ऑपरेटर कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी डेटा टाइप का, या आपने कोई डेटा टाइप बनाया है, जैसे यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया, यूनिट बनाया, तो उसका आप जो है साइज फाइंड करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया कि कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कैसे यूज करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं इन पे हम कोड कर रहे होंगे, और कोड वाइज हम समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज, स्पेशल, ये सारे ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये जो भी आज हमने पढ़ा ये समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।